नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी एंटरटेनमेंट में, जहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तलुठेदार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन, बहलिया, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, जर्रे, सरशसरोश शीशा आलात, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और तर्ज जो एक मुअज तल्लुकेदार के लवाजिम है। वो उनसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। सराग दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की चूबी, लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुईं और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर कीं, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुलीं, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसोपेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और न यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौरो तरीक पर रीछ गए, खींचतान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आईं तो यहाँ का रंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तसरीहों की वो बचपन से आदी थी, उनका यहाँ वजूद भी न था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहली भी न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थीं, मगर यहाँ बात कहाँ मकान में खिड़कियाँ तक न थीं। न जमीन पर सर्श न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा सादा दहछानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तई इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुफात कभी देखे ही नहीं। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्छाबियां लिए हुए आए और भावज से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगा है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतजिर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा न था। बड़े घर की बेटी, किफायत शियारी का सबक अभी अच्छी तरह न पड़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है। इस सदर जल्द उठ गया। आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जराजरा बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावज की ये जबानदराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई खार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उजड़ ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरस जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला वुरूरोइज शौहर की जात से है, उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का ये वासिया था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया।
उनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे। और सिलसिलाए तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इज़्तिराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया। पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन चून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है, तो हम लोग भी कोई कुर्मीखार नहीं है। सिरीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। सिरीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी, और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? सिरीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए, और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है, उसे पाओ तो मुंह झुलस दूं। सिरीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो, कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं? किस्मत की खूबी है, वरना एक गवार लौंडा जिसे चपरासीगिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं न अकड़ता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? सिरीकंठ, आखिर कुछ कैसियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस उसी पर मेरे मैके को बुराभला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। बोली कि वहाँ इतना घी नाई खार खा जाते हैं, और किसी को जबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊ फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। सिरीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई। ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का छायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोशन का काम करते हैं। सिरीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था। मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले। सिरीकंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का ये वासिया था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया। उनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे। और सिलसिलाए तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इज़्तिराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया। पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन चून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है, तो हम लोग भी कोई कुर्मीखार नहीं है। सिरीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। सिरीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी, और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? सिरीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए, और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है, उसे पाओ तो मुंह झुलस दूं। सिरीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो, कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं? किस्मत की खूबी है,
वरना एक गवार लौंडा जिसे चपरासीगिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं न अकड़ता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। सिरीकंठ, आखिर कुछ कैसियत तो बयान करो। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज्यादा था। मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं। बस उसी पर मेरे मैके को बुराभला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। बोली कि वहाँ इतना घी नाई खार खा जाते हैं और किसी को जबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊ फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। सिरीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई। ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का छायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोशन का काम करते हैं। सिरीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था। उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था। मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। ये और इस मानी के दूसरे जुमले जबान से निकालने के लिए सिरीकंठ सिंह ने अपने कई हमजोलियों को बारहा आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो मजका उड़ाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो। उन्हें थाबू में रखने के बजाय खुद उनके थाबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का यह पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। नासे की जबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और इल्म रुश्सत हो जाते हैं। बेनी माधव सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? सिरीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चाहते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मुजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ। मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। सिरीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूला ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती है। उनका मिजाज बघाना अच्छी बात नहीं। सिरीकंठ, इतना मैं जानता हूँ। आपकी दुआ से ऐसा अहमद नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचा दिया है। मगर जिस औरत की इज्जतो आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूँ कि लाल बिहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बेनी माधव भी गरमाए। ये कुफ्र ज्यादा न सुन सके बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो, तुम उसके कान पकड़ो। मगर सिरीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, औरत के पीछे। सिरीकंठ, जी नहीं। उसकी गुस्ताखी और बेरमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरमी वछू में आई। इसी असना में कई और आदमी हुस्टा तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि सिरीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादाए जंग है, तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरसें की शिकवामेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगीं। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामतरवी पर दिल ही दिल में जलते थे। सिरीकंठ बाप से दबता था, इसलिए वो ततावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी तता है। बेनी माधव सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं। ये बुरी बात है।
वो बिला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते। ये उनकी हिमाकत है। इन तयालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आईं। हुस्सा पीने के बहाने से कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराना आदमी था। समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने ये फैसला किया कि उन्हें खुश न होने दूंगा, ख्वाह अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकापक लहजाए तकरीर नर्म करके बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं। तुम्हारा जो ची चाहे करो। अब तो लड़के से कता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान, झल्लाया हुआ ग्रेजुएट, इस घात को न समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दावपेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था, वहां तक उसकी निगाह न पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप, बेटा, तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ चता हुई है, उसे तुम बड़े होकर मुआफ कर दो। बेटा, उसकी ये हरकत मैं हरगिज मुआफ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगा। आपको अगर उससे ज्यादा मोहब्बत है, तो मुझे रुख्सत कीजिए। मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए, जहां चाहे चला जाए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत न हुई थी कि सिरी कंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुस्सा पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पासो लिहाज न करता था। सिरी कंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुरका तक न था। जब इलाहाबाद से आते तो जरूर उसके लिए कोई न कोई तोहफा लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेवले जवान को नागपंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे जरा भी गुस्सा न आया। वो फूटकर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही से उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा? मैं उनसे कैसे बोलूंगा? मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी? उसने समझा था कि भैया मुझे बुला कर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर सिरीकंठ उसे अकेला बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें कहते बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे इतना मलाल न होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत रखता हूं, लाल बिहारी से न सहा गया। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछीं, जिससे कोई ये न समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने ये फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। वह अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो ठता हुई है, उसे मुआफ करना। ये कहते लाल बिहारी की आवाज भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त सिरीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए, गोया उसके साए से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी न था कि ये मुआमला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये चौस की कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को न कहने लगे तो फिर मैं क्या करूंगी। उसके चेहरे को जर्द किए हुए थे। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ चता हुई है, मुआफ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं है।
सिरीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। सिरीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो। मेरी जबान को आग लगे। मैंने कहा से वो झगड़ा उठाया। सिरीकंठ, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि आ गई है। ऐसा न हो, कहीं चल दे। सिरीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकाएक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूं। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये न मालूम हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब सिरीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई चूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी न कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल करूंगा। सिरीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से ये देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने ये वासिया सुना, इन अल्फाज में आनंदी की सयाजी की दाद दी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। बड़े घर की बेटी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर परिवार को जोड़कर रखने के लिए धैर्य, त्याग, समझदारी और सहनशीलता बहुत जरूरी है। बड़पन धन से नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और व्यवहार से होता है। क्रोध और अहंकार रिश्ते तोड़ते हैं, जबकि प्रेम और संयम परिवार को मजबूत बनाते हैं।